तो वेलकम बैक अगेन, एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है तहे दिल से। और आज हम फिर से एक बार आपके सामने सेशन लेकर के आ गए हैं। हिस्ट्री का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो चलिए मूव ऑन करेंगे आगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल एक लाइक ही है। तो बस आप वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करें। तो आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे, जहाँ पर इससे पहले हम लोग जान चुके थे भाई मध्यकालीन इतिहास, यानी कि कहाँ से चला 712 ईस्वी से और कब तक चलेगा 1707 ईस्वी तक। हमने आपको बताया था 712 ईस्वी में ही भारत में आया था मोहम्मद बिन कासिम, और 1707 में ही मृत्यु होगी किसकी? औरंगजेब की। तो यही जो टाइम पीरियड कहलाता है, यही कहलाता है मध्यकालीन इतिहास। और कैसे मुस्लिमों ने भारत पर लगभग 1000 वर्ष शासन किया, ये हम लोग समझेंगे। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में? तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाई किस के बारे में? तो इससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में। तो आशा करते हैं पुराना वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे पहला वाला जो वीडियो था, और आज की क्लास और धमाकेदार क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। तो फटाफट से सभी के सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए मोहम्मद गौरी। सारे के सारे लोग फटाफट से हेडिंग डालो मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी के शासनकाल, यानी उसी क्षेत्र से गजनी में ही एक छोटा सा प्रदेश होता था, गौर प्रदेश। और उसी गौर प्रदेश का था कौन? मोहम्मद। लेकिन गौर प्रदेश का होने के कारण इसके नाम के पीछे क्या जुड़ गया? मोहम्मद गौरी। ऐसे ही गजनी का था महमूद, लेकिन महमूद गजनी का था, तो इसके नाम के पीछे क्या जुड़ गया? गजनबी। तो बस एक गजनी में ही छोटा सा प्रदेश था, गौर प्रदेश, उसी में रहता था कौन? मोहम्मद गौरी। लेकिन जब उसने देखा कि गजनी का ही एक शासक महमूद गजनबी भारत से काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करके आया है, काफ़ी ज़्यादा स्वर्णिम मुद्राएं लेकर के लौटा है, तो बस अब मोहम्मद गौरी का भी ध्यान भटका किस तरफ? भारत की ओर। और जब भारत की ओर ध्यान भटका तो बस ये भारत की तरफ अग्रसर हुआ। और इसने सबसे पहले आकर के अपना पताका फहराया 1175 में। कहाँ पर? तो जगह होगी कौन सी? मुल्तान। एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अपने हैंड राइटिंग नोट्स में ही बना करके लिखें, क्योंकि अपने हैंड राइटिंग नोट्स ही आपको सिलेक्शन करा सकते हैं। तो 1175 में आया ये कहाँ पर? मुल्तान पर। और इसी मुल्तान में इसने आक्रमण किन पर किया? तो आक्रमण किया मुसलमानों की एक जाति रहती थी जिसका नाम था करमाती मुसलमान। तो करमाती मुसलमानों पर ही आकर के आक्रमण किया किसने? मोहम्मद गौरी ने। और मुल्तान पर विजय प्राप्त करी। लेकिन जैसे कि इसको पता चला था कि महमूद गजनवी भारत से काफ़ी ज़्यादा सोना लूट करके लाया है, और इसको पता था कि भारत के मंदिर ही सोने का खजाना है, तो बस जैसे कि महमूद गजनवी भारत से लौटा था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से काफ़ी सोना लूट करके लेकर के गया था, तो बस इसका भी ध्यान किधर भटका? गुजरात में सोमनाथ मंदिर की तरफ। और ये इसी तरफ अग्रसर हुआ। और 1178 ईस्वी में ये आ गया कहाँ पर? गुजरात पर। और इसी गुजरात का शासक उस समय कौन था? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा जिस समय मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो इस समय गुजरात का जो शासक था, वो शासक था भीम सेकंड। भाई कौन था? भीम सेकंड, या इसी का अन्य नाम है मूलराज सेकंड। इसी का अन्य नाम है मूलराज सेकंड, या मूलराज द्वितीय के नाम से इसको जानते हैं। तो जब ये 1178 में गुजरात की तरफ बढ़ा, तो बस जब इसने देखा कि भीम सेकंड या मूलराज द्वितीय की सेना मेरी सेना से पावरफुल है, तो ये नंगे पांव वापस लौटा किस तरफ? मुल्तान की तरफ। लेकिन मूलराज द्वितीय ने इसका पीछा किया, और पीछा करने के बाद इसको धर दबोचा कहाँ पर? माउंट आबू पर, राजस्थान में ही। माउंट आबू पर ही पकड़ के इसको क्या किया? पराजित किया। माउंट आबू पर पराजित किया। तो माउंट आबू पर पराजित किया किसको? मोहम्मद गौरी को। लेकिन मूलराज द्वितीय की जो माँ थी उसको दया आ गई किस पर? मोहम्मद गौरी पर। और मूलराज द्वितीय की माँ के कहने के अनुसार ही मूलराज द्वितीय ने रिहा कर दिया किसको? मोहम्मद गौरी को।
लेकिन स्थिति कुछ इस प्रकार से थी, अब मोहम्मद गौरी दक्षिण भारत की तरफ नहीं है, मोहम्मद गौरी सोचने लगा किस तरफ, उत्तर भारत की तरफ। और जब ये उत्तर भारत की तरफ सोचने लगा तो उस समय उत्तर भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी, चीज़ों को समझेंगे पहले। उत्तर भारत में एक वंश चला करता था, उत्तर भारत में एक वंश चला करता था, जो कि कौन सा वंश था, बड़ा ही प्रतापी वंश, जिसका नाम था चौहान वंश। और यही चौहान वंश शासन किया करता था दिल्ली और अजमेर और उससे सटे हुए क्षेत्रों पर। और जिस समय मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया उस समय चौहान वंश का एक राजा हुआ, बड़ा ही प्रतापी राजा, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और इसी पृथ्वीराज चौहान का एक परम मित्र था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। और इसी चंद्रबरदाई के द्वारा एक साहित्य लिखा गया जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जो कि कहलाता है क्या, पृथ्वीराज रासो। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए पृथ्वीराज रासो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन लिखा किसके द्वारा गया, तो लिखा किसके द्वारा गया, चंद्रबरदाई के द्वारा। अब जब मोहम्मद गौरी ने सोचा अब उत्तर भारत की तरफ आने के लिए, तो बस इनके बीच हुआ प्रथम युद्ध, और जो कि युद्ध था कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध। तो फटाफट से लिखें, तराइन का प्रथम युद्ध। हरियाणा में ही वर्तमान में एक जगह पड़ती है तरावड़ी, जो कि प्राचीन काल में ही हुआ करती थी, क्या, तराइन। और इसी तराइन में लड़ा गया पहला युद्ध किस किस के बीच, जो कि एग्जाम में आजकल पूछा जाता है। एग्जाम में आजकल डेट नहीं पूछता, एग्जामिनर चालाक हो गया है, लेकिन हम उससे भी दुगनी चालाकी खेलेंगे। चलिए डेट भी लिख देते हैं। तो ये युद्ध कब हुआ, 1191 में। और किस किस के बीच हुआ, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये हुआ किसके बीच, ये हुआ मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन इस युद्ध में जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान, और हार किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की। तो ये वापस लौटा दिया गया था, कहाँ से भाई, माउंट आबू से भी हरा करके वापस भेजा, और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में भी इसको वापस कर भेजा। तो बस ये वापस लौटा कहाँ पर, मुल्तान पर। लेकिन ये फिर वापस भारत में आएगा, और इस बार इसको खतरनाक मिलेंगे, दो व्यक्ति इसके साथ आएंगे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। लेकिन स्थिति कुछ इस प्रकार से थी, पृथ्वीराज चौहान जो कि अभी तक युद्ध लड़ रहे थे किससे, मोहम्मद गौरी से, इनका ध्यान मोहम्मद गौरी से हट करके जा लगेगा एक दूसरी गौरी पर, जो कि स्थिति कुछ इस प्रकार से है। स्थिति को समझेंगे। भारत का उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ कौन सा, कन्नौज। और इसी कन्नौज पर जो शासन किया करता था, यानी इसी कन्नौज का जो शासक था, वो शासक कौन था, तो वो शासक था कौन, जयचंद। और इसी जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। इसी जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। तो बस जो कि जयचंद बिल्कुल भी नहीं चाहता था किसको, पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान बेपनाह प्यार, बेपनाह मोहब्बत करता था किससे, संयोगिता से। तो स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी कि जयचंद के द्वारा संयोगिता के विवाह की तैयारियां की गई और स्वयंवर को रचाया गया किसके, संयोगिता के। और आसपास के सारे राजाओं को निमंत्रण दिया गया कि सिवाय किसको छोड़कर, पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। और जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि संयोगिता का तो विवाह हो रहा है, तो जैसे कि एक खूंखार आशिक दौड़ आता है जब उसकी प्रेमिका का विवाह किसी और के साथ कर दिया जाता है, तो बस पृथ्वीराज चौहान सारा का सारा साम्राज्य छोड़ करके दौड़ा और आ गया किसके पास, संयोगिता के पास। और संयोगिता के पास जब भी आ गया तो बस यहाँ से अगवा कर ले गया किसको, संयोगिता को। और जा करके क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और बस फिर ये वही गाना गाने लगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। तो बस ले गया बेचारा और विवाह कर लिया। लेकिन ध्यान भटक किससे गया, गौरी से, और लग गया कहाँ, दूसरी गौरी किस पर, संयोगिता पर। और दोनों का संयोग भी बड़ा खतरनाक बैठा। अब
मोहम्मद गौरी जो कि नज़र टिकटिकाए हुए हैं किस तरफ, भारत की तरफ। अब वो भारत में आएगा वापस, और भारत में जब वापस आया तो इस बार जो युद्ध लड़ा गया वो युद्ध लड़ा गया कौन सा, 1192 का युद्ध। चलिए यहाँ से कुछ चीज़ें रफ कर लेते हैं लिखने के लिए। आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बड़े ही आसानी से। तो तराइन का लड़ा गया 1192, हेडिंग डालिए 1192, तराइन का दूसरा युद्ध, द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। और इसी तराइन के दूसरे युद्ध में कौन कौन मौजूद था, वही मैदान, वही रणभूमि और वही दोनों के दोनों प्रतिद्वंदी, यानी कि एक तरफ मोहम्मद गौरी और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया अब तो हो गया विवाह, और बस पृथ्वीराज चौहान गाना गाता था कौन सा, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। तो बस ये चैन अपना कहाँ से प्राप्त कर रहे थे, संयोगिता से। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी गाना गा रहा था कौन सा, आ देखें ज़रा किसमें कितना है दम। चलिए, तो ये तो सारी की सारी थी कॉमेडी की बातें, क्योंकि बीच बीच में एंटरटेनमेंट करना भी हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल है, वरना बोरियत हमको महसूस होने लगेगी। जीएस को कुछ इसी तरीके से पढ़ा जाता है। तो बस 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इस युद्ध में विजय हुई किसकी, इस युद्ध में विजय हुई गौरी की, और हारा कौन, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मूवी में एक क्लाइमैक्स है, क्योंकि जब तक पिक्चर में क्लाइमैक्स ही ना हो मूवी इंटरटेनिंग ही नहीं बनती। तो जो पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र चंद्रबरदाई था, उसके द्वारा जो साहित्य लिखा गया पृथ्वीराज रासो, इसमें कहानी एकदम उल्टी है। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा कि मेरे और मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण हुए, जिसमें 16 बार पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, विजय हुई, और 17वीं बार कौन जीता, गौरी जीता। और गौरी मुझको और मेरे मित्र को पकड़ करके कहाँ ले गया, गजनी ले गया। और जब गजनी ले गया तो वहाँ पर मेरे मित्र यानी पृथ्वीराज चौहान को दरबार में पेश किया गया, किसके आगे, मोहम्मद गौरी के आगे। और मोहम्मद गौरी के आगे जब पृथ्वीराज चौहान खड़ा हुआ तो निगाहों से निगाहें मिला रहा था कौन, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मोहम्मद गौरी के द्वारा कहा गया कि आप अपनी नज़रों को क्या करें, नीचा कर लें। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपनी नज़रें नीचे नहीं की गई, और नज़रें नीचे नहीं की गई तो बस मोहम्मद गौरी ने आंखें फुड़वा दी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। ऐसा किस में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो में। तो बस दोनों के दोनों को बंदी बना दिया गया और कारागार में डलवा दिया गया। लेकिन स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी, इस बार स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी कि एक बार गजनी में राजकीय खेलों का आयोजन कराया गया, एक बार गजनी में राजकीय खेलों का आयोजन कराया गया, और वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को भी बैठाया गया भाई लुफ्त लेने के लिए। लेकिन चंद्रबरदाई द्वारा ने वहाँ पर एक चीज़ की घोषणा की कि मेरा मित्र शब्द भेदी बाण चला सकता है, यानी बिना देखे शब्दों की सहायता से दुश्मन को भेद सकता है। तो बस इस बात का पता करने के लिए मोहम्मद गौरी ने बेड़ियाँ खुलवा दी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। ऐसा किस में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो बेड़ियाँ खुलवाएंगी और वहीं पर चंद्रबरदाई द्वारा ने कहा कि सुल्तान जब आप आदेश देंगे तभी मेरा मित्र बाण चलाएगा। और यहीं चंद्रबरदाई ने कुछ लाइनें बोल दी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान, यानी सुल्तान यानी कि चौहान 4 बांस और 24 गज की दूरी पर सुल्तान बैठा है अपने सिंहासन पर, और एक ही अवसर मिलेगा, चूकना मत बिल्कुल भी। तो बस जब तीर और धनुष पृथ्वीराज चौहान के हाथ में दे दिए गए तो सुल्तान ने जैसे ही शब्द का उच्चारण किया तुरंत ही पृथ्वीराज चौहान ने तरकस से तीर को छोड़ा और जा लगा मोहम्मद गौरी में, और मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, मृत्यु। ऐसा किस में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो में। लेकिन हम लोग भली बात ही जानते हैं कि अगर पृथ्वीराज रासो में ये चीज़ें लिखी गई हैं तो सारा का सारा मुस्लिम शासन क्या हो जाना चाहिए था, समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन कैसे भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, कैसे रजिया सुल्तान, कैसे बलबन, कैसे नासिरुद्दीन महमूद, कैसे औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ये सारे के सारे लोग कैसे आए, तो ये तो केवल और केवल एक क्वेश्चन मार्क बन करके रह जाएगा। तो बाकी के आप लोग बड़े ही ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, समझ गए होंगे कि सत्यता पर आधारित कौन सी चीज़ है, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे आगे 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान हारा तराइन के दूसरे युद्ध में, तो इसी युद्ध में
1194 के बाद ये भारतीय इतिहास के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन था और यहीं से पूर्ण तरीके से शासन चलेगा किसका? मुस्लिम शासन। और लगभग 1000 वर्ष भारत में शासन करेंगे कौन? मुस्लिम लोग भारत में 1000 वर्ष क्या करेंगे भाई? शासन करेंगे। चलिए, अब ऐसा स्थिति बनी कैसे कि पृथ्वीराज चौहान की दूसरे युद्ध में क्या हुई? हार हुई। क्योंकि हम लोग जानते हैं घर का वेदी लंका ढाए, तो जयचंद पहले ही खपा था किससे? जयचंद खपा था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो बस इसने मदद कर दी किसकी? मोहम्मद गौरी की। लेकिन इन लोगों को, यानी कि मोहम्मद गौरी को तो साम्राज्य की स्थापना करनी थी, तो बस 1194 इसने नहीं बख्शा किसको? जयचंद को, यानी 1194। और 1194 में लड़ा गया चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध में एक तरफ था मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ था कौन? कन्नौज का शासक कौन? जयचंद। और इस युद्ध में जीता कौन? तो जीता मोहम्मद गौरी और हार किसकी हुई? जयचंद की। तो बस अब सारा का सारा साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य हो गया। तो स्थिति अब आगे किस प्रकार है, फटाफट से आप सारे के सारे लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद चीज़ों को रफ करते हैं। चलिए, हटाते हैं यहाँ से चीज़ों को। इसके बाद स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी। मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी 1192 में बनाया किसको? दिल्ली को। एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिख सकते हैं 1192 में इसने अपनी जो राजधानी बनाई, राजधानी कौन सी बनाई? तो राजधानी बनाई इसने कौन सी भाई? दिल्ली। दिल्ली क्या बनाई इसने अपनी राजधानी? दिल्ली। और जब दिल्ली इसने अपनी राजधानी बनाई तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये लेकर के आया था किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये भारत में लेकर के आया था और इन्हीं की कुटिया बनवाई किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में कौन लेकर के आया? मोहम्मद गौरी। इसके साथ मोहम्मद गौरी के साथ कुछ इसके गुलाम हुआ करते थे, जो कि एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध और इसका सबसे चहेता गुलाम जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये इसके गुलाम के साथ साथ इसका क्या भी था? दामाद भी था। इसके बाद दूसरे नंबर पर था कौन? तो दूसरे नंबर पर था यल्दौज। और तीसरे नंबर पर कौन था? तो भाई तीसरे नंबर पर था कुबाचा। और चौथे नंबर पर था कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और यही बख्तियार खिलजी वो प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी भाई? इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गुप्त वंश का एक बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ कौन? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त 413 ईस्वी। चलिए, तो 413 ईस्वी में ही बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया गया? तोड़ा गया, जो कि एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब मोहम्मद गौरी सारे के सारे विजित प्रदेशों को जीतने के बाद वापस कहाँ लौटेगा? अपने साम्राज्य में, जो कि कहाँ पर है? गजनी में। तो ये सारा का सारा साम्राज्य जो कि भारत में जीता गया, इसको सौंप करके जाएगा किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जब सौंप करके गया वो वर्ष थी 1206। वो वर्ष थी 1206 और 1206 में ही मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई, यानी कि डेथ हो गई। और ये मृत्यु किसके द्वारा हुई? तो मृत्यु हुई किसके द्वारा भाई? तो मृत्यु हुई खोकर नामक जात कबीले ने ही खत्म कर दिया था। किसको? खोकर नामक जात कबीले ने ही खत्म किया था। किसको? तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी को। और जब मोहम्मद गौरी का साम्राज्य खत्म हुआ, उसके मरने के बाद अब साम्राज्य किसके अंडर में आ गया? साम्राज्य आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में। और ये था एक गुलाम। तो यहाँ से जो स्थापना होगी, यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, यानी कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत।
और इसी दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना करी जाएगी किसकी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आएगा कौन सा? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश। चलिए, तो ये दिल्ली वंश, दिल्ली सल्तनत के सारे वंश हैं। इसमें सबसे पहला है गुलाम वंश और इसकी स्थापना कराई जाएगी किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्योंकि इस वंश में सारे के सारे गुलाम थे तो इस वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कहाँ से होगी? 1206 से। तो मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड क्या हुआ? मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड हुआ, मोहम्मद गौरी भारत में आया था 1175 में मुल्तान पर और मरा कब? 1206 में। तो ये टाइम पीरियड किसका है? मोहम्मद गौरी का। इसके बाद 1206 से 1209 तक ही चलेगा, सॉरी 1206 से 1290, ये टाइम पीरियड किसका है? ये है गुलाम वंश का। और इसमें सारे के सारे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन, ये सारे के सारे लोगों के बारे में हमको पढ़ना है किसमें? गुलाम वंश में। तो एग्जाम के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और हम 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। अब आप लोग चाहे घटना चक्र का पेपर उठाइए, चाहे किसी के भी क्वेश्चन लगाइए किताब के, मेरा पूरा का पूरा चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक जो रामबाण इलाज है वो है खुद के हैंड रिटन नोट्स। आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि उनको पढ़ने का और उनके साथ प्रैक्टिस करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। और आप लोग अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि इस समय सपोर्ट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपकी, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीज़ें आगे बढ़ सकती है। कहीं भी अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है। आप एक बार लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपकी मदद से ही ये सारा का सारा सेटअप जो आप देख पा रहे हैं हम खड़ा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना करते हैं। आपके सारे के सारे परिवारजन खुशहाल होंगे और आपका जीवन मंगलमय बीत रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते